भारतवासियों ने लगभग 250 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी की और बहुत असहनीय जुल्म सहे और अंग्रेजों के अत्याचार से लगातार लड़ते हुए न जाने कितने बच्चे, बूढ़े, युवाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी। तब कहीं जाकर आज हम आजाद देश में चैन की सांसें ले रहे हैं। लेकिन अंग्रेज हमेशा से ही भारत में नहीं थे, बल्कि जब अंग्रेज मीलों का सफर तय करके भारत आए थे तब यहाँ मुगलों का राज था। और अगर मुगल नहीं चाहते तो अंग्रेज भारत में प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि भारत में एक और मुगलों का शक्तिशाली साम्राज्य था तो दूसरी ओर मातृभूमि पर मर मिटने वाले मराठा भी थे। ऐसी हालत में अंग्रेजों को भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। मगर धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत पर इतना वर्चस्व बढ़ा लिया कि उन्होंने पूरे मुगल साम्राज्य को ही खत्म कर दिया। अब सवाल आता है कि मुगलों के इतने शक्तिशाली साम्राज्य को आखिर अंग्रेजों ने किस तरह खत्म किया। दोस्तों, 16वीं सदी के अंत में भारत इतना संपन्न था कि पूरी दुनिया में जितना उत्पादन होता था उसका लगभग 1/4 हिस्सा भारत में ही उगता था। और यही वजह थी कि उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और पूरी दुनिया की नजर इसी सोने की चिड़िया पर टिकी थी। तो ऐसे में भला अंग्रेज कहाँ पीछे रहते। उस समय भारत में दिल्ली पर सम्राट अकबर का राज था और ऐसा माना जाता है कि अकबर अपने दौर के सबसे ज्यादा दौलतमंद बादशाह थे। लेकिन उसी समय ब्रिटेन में भी गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी और उस समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम की शासनकाल में अधिकांश अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर करती थी। लेकिन आपसी गृह युद्ध के चलते ब्रिटेन वैश्विक स्तर पर केवल 3 से 4% उत्पादन ही कर पा रहा था और इसी दौरान पुर्तगाल और स्पेन को पीछे छोड़कर उनके मुकाबले काफी ज्यादा तरक्की कर रहे थे। हालत इतने बिगड़ चुके थे कि ब्रिटेन के लुटेरे नाविक भी पुर्तगाल के जहाजों को लूटकर अपना काम चला रहे थे, क्योंकि ब्रिटेन में लूटने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन उसी दौरान एक ब्रिटिश नाविक को समुद्री यात्रा के दौरान भारत की अपार संपदा और संपत्ति के बारे में पता चला और ब्रिटिश सरकार तक ये खबर बहुत जल्दी पहुंच गई। फिर आया समय 1600 का, जब 200 ब्रिटिश व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई और उस कंपनी का नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस कंपनी के सदस्यों ने जब अपनी राजनीति और कूटनीति महारानी एलिजाबेथ को बताई तो वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गई। इधर भारत में उसी समय सम्राट अकबर की मौत हो चुकी थी और अकबर के बाद मुगल बादशाह की जगह अकबर के बेटे जहांगीर को बिठा दिया गया। फिर साल आ चुका था 1608 का। इधर जहांगीर दिल्ली के तख्त पर अंग्रेजों की चाल से बेखबर हिंदुस्तान पर राज कर रहा था और उधर कैप्टन विलियम हॉकिंस समुद्री रास्ते से गुजरात के सूरत में अपने कुछ व्यापारी जहाजों के साथ प्रवेश कर चुके थे और बस उनके आगमन के साथ ही भारत पर ऐसी काली छाया मंडराने लगी कि जिसने भारत को ऐसा काला इतिहास दिया जो सृष्टि के अंत तक भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत में आते ही ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने की घोषणा कर दी और अपने इसी प्रस्ताव के साथ काफी बेशकीमती उपहारों को लेकर कैप्टन विलियम हॉकिंस अपने कुछ साथियों के साथ जहांगीर बादशाह के दरबार में पहुंचे। बादशाह जहांगीर उस समय तो डर्ज और पुर्तगालियों के दबाव के कारण इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, पर अंग्रेज कहां पीछे रहने वाले थे। वो लगातार इस व्यापारिक समझौते के साथ नए नए नियम जोड़ते हुए बार बार जहांगीर के पास जाते रहे और कुछ समय बाद जहांगीर ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके अंग्रेजों को व्यापार करने की मंजूरी दे दी। और ये मंजूरी मिलते ही अंग्रेजों ने पटना, सूरत, मुंबई, चेन्नई में अपनी फैक्ट्री को स्थापित करके व्यापार करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो इस कंपनी ने यहाँ के लोगों को रोजगार दिया और बदले में उन्हें अच्छी तनख्वाह दी, जिस वजह से हिंदुस्तानी ईस्ट इंडिया कंपनी से काफी प्रभावित हुए और कई हिंदुस्तानी व्यापारी भी इन फैक्ट्रियों से जुड़ गए। इस तरह पूरे भारत में इस कंपनी का व्यापार बढ़ता ही चला जा रहा था और अपने बढ़ते व्यापार की वजह से अंग्रेजों के मन में इतना लालच बढ़ गया कि उन्होंने भारत की सत्ता पर ही कब्जा करने की योजना बना ली। इसी उद्देश्य से 1686 में अंग्रेजों ने मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ दी और औरंगजेब से हुई इस जंग में मुगलों ने ब्रिटिशर्स को पूरी तरह से हरा दिया। इस हार से ब्रिटिशर्स को एक बात तो समझ आ गई कि मुगलों को वो जंग लड़कर नहीं हरा सकते, लेकिन उन्हें भारत पर भी कब्जा करना था, जिसके लिए उन्होंने वो कूटनीति अपनाई जिसका फायदा वर्षों बाद भी आज तक भारत में धूर्त नेता उठाते हैं और राज करते हैं। वो कूटनीति ऐसी थी कि आपस में फूट डालो और इन पर राज करो। जंग में हारने के बाद ब्रिटिशर्स ने औरंगजेब से माफी मांगते हुए ये वादा किया कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे और औरंगजेब ने भी उन पर कुछ जुर्माना लगाते हुए माफ कर दिया और अपना व्यापार उसी तरह चालू रखने की आज्ञा दे दी।
लेकिन मुगलों द्वारा ब्रिटिशर्स को माफ करना ही मुगलों के लिए अंत का सबसे बड़ा जरिया बना, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद कई लोग मुगल सल्तनत पाने के लिए आपस में ही एक दूसरे से लड़ने लगे और इसी लड़ाई के चलते एक समय ऐसा आया जब कुछ कमजोर मुगल शासक बादशाह बन गए जो अच्छे से मुगल साम्राज्य को चला ही नहीं पा रहे थे। इसी बात का मौका अंग्रेजों को मिल गया। दरअसल 1717 में मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को एक फर्म जारी किया जिसमें बहुत छोटी सी रकम सालाना फीस के रूप में देकर बिना किसी कर के व्यापार करने की इजाजत मिल गई। और इसी दौरान पारसियों के राजा ने मौका देखकर भारत पर आक्रमण बोल दिया। ऐसे में मुगल शासक अपनी सत्ता के नशे में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें अचानक से हुए इस आक्रमण के बारे में पता ही नहीं चला और पारसियों की फौज दिल्ली तक पहुंच गई और दिल्ली की गद्दी मुगलों के हाथों से लगभग छूट ही गई थी। स्थिति को पूरी तरह बिगड़ते हुए देखकर मुगल बादशाहों ने करीब 2 करोड़ रुपए देकर और कई बेशकीमती हीरे मोती देकर दिल्ली को बचाया था। इतनी बड़ी लूट के बाद मुगल पूरी तरह से कमजोर पड़ गए थे और अंग्रेजों की साजिश को भी समझने लगे। पर अफसोस था कि वक्त हाथों से फिसलता जा रहा था और उनका साम्राज्य भी। अंग्रेज लगातार भारत पर कब्जा करने की अलग अलग रणनीति अपनाते जा रहे थे, जिसके पहले चरण में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाने के लिए जंग छेड़ दी और साथ ही वहां के हिंदुओं और मुसलमानों में आपसी फूट डाल दी, जिसे संभालने के लिए सिराजुद्दौला नाकाम रहे और नतीजा अंग्रेजों के लिए फायदेमंद रहा। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के सेनापति को अपने साथ मिला लिया और उसे बंगाल का नवाब बना दिया। समय बीता और भारत पर अंग्रेजों की ताकत और अधिकार भी बढ़ता चला गया। सन 1764 में अंग्रेजी फौज ने बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल नवाब शाह इन तीनों को हरा दिया। अंग्रेजों ने इसी तरह बहुत सी रणनीति और कूटनीति को अपनाते हुए 18वीं सदी तक भारत के लगभग हर क्षेत्र में अपना संपूर्ण कब्जा जमा लिया, जिसके बाद उन्होंने व्यापार और अपने अधिकार क्षेत्र की अन्य चीजों पर अपना टैक्स लगाकर काफी कमाई की। अंग्रेजों को अभी भी भारत पर पूरी तरह से राज करने के लिए कुछ भारतीयों को शामिल करना था और उन्होंने उन बड़े जमींदारों को अपने साथ मिला लिया, जिससे उन्हें आगे चलकर काफी फायदा हो सकता था। इसी के साथ अंग्रेजों ने कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना, रोड बनाना, रेलवे लाना, जिस वजह से कई समाज सुधारक अंग्रेजों से प्रभावित हुए और उनका साथ देने लगे। मगर इन्हीं विश्वासघातों की वजह से 1857 की स्वतंत्रता क्रांति के दौरान कई बड़े जमींदार और समाज सुधारक अंग्रेजों के साथ हो गई, जिसकी वजह से आगे चलकर अंग्रेजों को भारत पर जीत हासिल करने में मदद मिली। भारत पर जीत के साथ मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने अपना बंदी बनाकर रंगून की जेल में भेज दिया और उनके बेटे के खानदान में लगभग तमाम लोगों को मौत की नींद सुला दिया और पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया। तो दोस्तों, ये थी दुख भरी भारत की कहानी, जिसमें मुगलों की एक गलती और निजी स्वार्थ की वजह से हमारा प्यारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम रहा। दोस्तों, भारत को अंग्रेजों का गुलाम बनाने में मुगलों की जिम्मेदारी थी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।